A very good morning to all the students of class 12. Welcome to all in online class. Today we are going to feel the poem Keeping Quiet of the book Flamingo, and this poem has been composed by the poet Pablo Neruda. Student, as you can see on your screen, the poem, I would like to explain something about the poet. Here, the screen is moving continuously, uh, so it can create. Here you can say Pablo Neruda, who was born in 1904 1973, is the let me just verticalize it. Yes, uh, yes, screen is moving somewhere. Here, about the poet. Sorry for the inconvenience. Pablo Neruda, 1904 to 1973, is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Bosalto, who was born in the town of Parral in Chile. You may have listened the name of the country Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize. This is very remarkable point about it. He won the Nobel Prize for the literature in the year 1971. Okay, if you will write anything about this poet Pablo Neruda, if you mention this point, it will be scoring point for you. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. So, students, let me just introduce you. After introducing the poet, what about the poem is this? कीपिंग क्वाइट का मतलब ये होता है, जैसा कि टाइटल में है, शांति बनाए रखना। लेखक इस कविता के माध्यम से बताता है कि रुक रुक कर मनुष्य को अपने जीवन और खुद का आत्मावलोकन कितना आवश्यक है। हम इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में नए नए उद्देश्य बना के नए नए कार्यों को ले कर के आगे बढ़ते रहते हैं, और जिसमें कभी कभी ये हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसा जीवन कभी जीना चाहते थे, या शांति का महत्व क्या होता है। ये तमाम सारी चीज़ें जो आज आधुनिक दुनिया में चल रही हैं, मुझे लगता है कि he won the Nobel Prize in 1971, but the things which he has explained through this poem is still very significant in the present scenario, और आगे आने वाले टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो थ्रू द स्टैंजाज ऑफ द पोएम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो आप देखोगे यहाँ से जो है द पोएम इज़ हियर, और यहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे। आई विल जस्ट टेल यू। यहाँ आप देख, नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. So you can see कि in these two lines, starting these two lines, the poet now just वो सबको एड्रेस करता है कि हम सब अभी से 12 तक काउंट करेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और इस 12 के काउंट तक हम सब क्या करेंगे, बिल्कुल ही चुपचाप बैठे रहेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे 12 का यहाँ मतलब है कि चूँकि घड़ी में आप जानते हो कि 12 बजता है, इसका मतलब एक घड़ी का समय। घड़ी का मतलब क्षण भी होता है,
मतलब ये 12 घंटे का समय आप इसको कई तरीके से इसको आप ले सकते हो और ये कह सकते हो कि कवि जो आवाहन करता है वो कहता है कि घड़ी को देखकर पूरे 12 घंटे, जब घड़ी यहाँ से एक क्षण से जिस समय हम शुरू करते हैं इसके अंत तक जब बनी रहे, तब तक हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और चुपचाप एकदम से शांति बनाए रखेंगे। नेक्स्ट में क्या कहता है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो in the second stanza, I would like to call it in the second stanza. आप यहाँ पे देखोगे for once, एक बार के लिए, on the face of the earth, जो हम इस पृथ्वी पर हैं उसके सामने, उसके लिए, लेट्स नॉट स्पीक, एकदम से नहीं बोलते हैं इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का प्रयोग। इसका मतलब ये नहीं हो कि आप बैठे हुए हो तो फिर आप क्या करते हो कि आप साइन लैंग्वेज में बात करने लगे हो, फिर आप किसी और लैंग्वेज में बात करने लगो, इशारों में बात करने लगो, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं करते हैं, कंप्लीट साइलेंस में रहते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड के लिए चुप हो जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को जो है वो बिल्कुल भी फैलाते नहीं है। मतलब माइंड विल डायरेक्ट यू टू डू लाइक दिस, डू लाइक दैट, एनी काइंड ऑफ द एक्टिविटीज़ इन दिस नहीं करते हैं, जस्ट स्टिल कम्प्लीटली। तो सेकंड स्टैंजा में कवि क्या कहता है कि इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी से, इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, एक भी शब्द किसी भी भाषा में। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए एकदम से चुप ही हो जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी बाहों को हिलाते नहीं हैं। इट मीन्स लेट्स नॉट योर हैंड्स परमिटेड टू डू एनी काइंड ऑफ द वर्क, कंप्लीट साइलेंस यू शुड बी इन। In the next stanza, it would be an exotic moment. It would be an exotic moment. यह एक exotic moment होगा without rush, जिसमें कोई भाग दौड़ नहीं होगी, without engines, जिसमें कोई engine नहीं चलेगा, अर्थात मतलब कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई मोटो नहीं रहेगा। तो दैट्स वाई क्या होगा, कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट मोशनलेस, मोशनलेस कह सकते हैं एक्जॉटिक मोमेंट। इट मीन्स कंप्लीटली पीसफुल, देयर विल बी नो मोशन, विदाउट रश, विदाउट engines, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब क्या होंगे, साथ होंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और उस समय क्या हो जाएगी, एक अजीबो गरीब स्थिति में। आप ये समझ सकते हो कि जब सारी चीज़ें एक साथ से जब बंद हो जाएंगी, मोशनलेस हो जाएंगी, तो क्या होगा, अजीब सी स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन हम सब एक साथ बैठ के उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो दिस वन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट में आते हैं कि ये इन जो कीपिंग क्वाइट के प्रोसेस में पोएट जो है वो आगे की तरफ बात करता है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म whales, and the man gathering salt would look at his hot hands। तो पोएट यहाँ पे जो है फिशरमैन से को क्या करता है, एड्रेस कहता है कि सारे लोग जब अपनी अपनी जगह शांत हैं, अब कैटेगराइज करता है अलग अलग लोगों को। वो फिशरमैन से कहता है इन द कोल्ड सी, वो ठंडे समंदर में न जाएं। आज वो भी अपनी सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर दें, बंद कर दें। वुड नॉट हार्म वेल्स, और वो वेल मछलियों को न पकड़ें, उनको कोई नुकसान न पहुंचाएं। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो आदमी भी पूरी तरीके से रुक जाएं जो नमक इकट्ठा करते हैं, जो समंदर से नमक वगैरह बनाने का, उसमें से निकालने का, फिल्टर करने का काम करते हैं। वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और जिस कार्य को करते हुए उनके हाथ चोटिल हो गए हैं उनको निहारें, उनका इलाज करें। सो ये दो चीज़ें हैं, ये
साल्ट गैदरर्स के लिए और फिशरमैन के लिए नहीं है, ये सारे उन प्रोफेशनल्स के लिए है कि वो सारे लोग अपना काम जो करते हैं एक क्षण के लिए रुक जाएं, शांति बनाएं और ये सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब एक जो रूटीन का वर्क है उससे हटे, इंस्पेक्शन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मावलोकन, खुद को झांकें कि लाइफ उनकी क्या है, उनका क्या उद्देश्य है, क्या वो जीवन एक मनुष्य का जैसा होना चाहिए वो चल रहा है। तो जब ये आप सब कुछ बंद करेंगे तभी आप सोच और समझ पाएंगे। तो कवि इसी चीज़ की बात करता है कि आप भी जो कर रहे हो एकदम से बंद कर जाओ, और अगर देखो कि जीवन कहीं से चोटिल है, कहीं से आपकी आत्मा को, दिल को चोट लगी है, तो उसका इलाज सोचें, उसको हील करें। ये नहीं कि उन्हीं सारी चीज़ों को, चोटिल हाथों से अगर आप बहुत काम करेंगे तो जायज़ सी बात है आपकी काम की गुणवत्ता में कमी आएगी। तो इसीलिए कवि का बहुत सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है इस कीपिंग क्वाइट से, मोशनलेस होने में, इस एग्जॉटिक मोमेंट को क्रिएट करने में। तो दिस स्टैंजा आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी तो इसमें बहुत सारा है, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो ओके, लेट्स मूव टू द another. So here is your next stanza, and it's a great difficulty because of making the drawing according to that. Yes, right now it is the fix. So the next stanza here, sorry, ये मूव कर रहा है अभी भी, तो लेट मी जस्ट, रोटेशन मैंने इसका क्लियर कर दिया है। एंड आप जब इसको राइट ना, अब यहाँ पे देखते हैं, आप अपनी बुक भी में भी खोल के देखना। हियर लेट्स स्टार्ट। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. Again, आप इसी स्टैंजा में इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि पाब्लो नेरेदो को क्यों नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब वो उन लोगों की बात करते हैं। प्रीवियस स्टैंजा में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फिशरमैन एंड द साल्ट गैदरर्स। अब यहाँ पे वो उन लोगों को जोड़ते हैं, क्या कहते हैं, दो जो प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो जो ग्रीन वार्स, ग्रीन वार्स का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें फैली हुई हैं, जिनके खिलाफ़ लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं, दूर करने का, वो लोग। फिर क्या कहता है, वॉर्स विद गैस, या वो सोल्जर्स जो वार्स में गैसेस का प्रयोग करके जो है युद्ध जीतने का प्रयास करते हैं। मतलब आप जानते हो कि इस प्रेजेंट सिनेरियो में ये पोएम जो कंपोज की गई थी, तो टू वर्ल्ड वॉर बीत चुके थे। द फर्स्ट वन 1914 to 18 एंड द सेकेंड वाज 1939 to 1945। तो ए ह्यूज मैसेक्री वॉज देयर, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। और आप जब इस पोएट की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा उससे प्रभावित थे। तो दैट्स वाई वो कहते हैं कि वो लोग जो ग्रीन वार्स, जो इन्वायरमेंट में हो रही तब्दीलियों में के लिए लड़ते हैं, दिन रात लड़ रहे हैं, वो सोल्जर्स जो युद्ध के मैदान में इनडायरेक्टली गैसेस का यूज करके, पॉइजनस गैसेस का यूज करके अपोजिट अपने एनिमीज़ को मारने की कोशिश करते हैं। वार्स विद फायर, जो आग के गोले, बॉम्ब, बुलेट्स, इन सब का प्रयोग करके जो है लड़ाइयों में शामिल होते हैं, उन सब को भी एड्रेस करता है। और क्या कहता है आगे, ये क्या कहता है, विक्ट्री जहाँ जीत तो होती है, विद नो सर्वाइवर्स, उसमें कोई सर्वाइवर जिंदा नहीं बचता। तो ये एक सैटारिकल लाइन है कि जीत होती है लेकिन कोई जिंदा नहीं बचता जिसके साथ इस जीत को शेयर किया जाए।
इतनी ज़्यादा मैसेक्रीज हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा डेथ हो जाती हैं कि बाद में आदमी पछताने लगता है कि इस जीत का क्या मतलब है। तो ईगो में लड़े गए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिसका इन गरीब आदमी जो लोग मारे गए, जिनको नुकसान हुआ, उनका डायरेक्टली इससे कोई मतलब नहीं था। वो इसी चीज़ को कहता है। वो सोल्जर्स दो घरों से जॉब करते थे, गए, मारे गए या फिर लौट के आए, देश जीता, बट वो जानते थे कि जो मानसिक शारीरिक यातना जिन्होंने झेली थी वो शायद पूरी ज़िंदगी नहीं जो है भूल पाएंगे, और यह विजय उनके लिए लगता है उनके लिए कुछ बचा नहीं है। तो वो कहता है ये वो लड़ाइयाँ हैं, वो ये चक्रव्यूह हैं जिसमें जब जीत मिलती है तो साथ में सर्वाइवर कोई बचता ही नहीं है। फिर क्या, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अब उनसे भी कहता है मैं चाहता हूँ कि वो लोग साफ सुथरे कपड़े पहन लें, एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों के साथ टहलें, अपने मित्रों के साथ टहलें, और टहलते टहलते बात करें, सोचें शांति से, यार ये सब करने का क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो दीज आर द सो इम्पॉर्टेंट लाइन्स। और फिर क्या कहता है, इन द सेट डूइंग नथिंग, छाए में बैठ जाएं, छाए में चले जाएं चुपचाप। अब क्या कहता है, कुछ न करें, एकदम इनएक्टिव होके बैठ जाएं। तो दिस स्टैंजा इज़ आल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट यू कैन से, और ये एक अलग कैटेगरी के लोगों को एड्रेस करता है। पहले उसने समंदर के किनारे काम करने वाले, अब नाव वॉर बैटल सोल्जर्स को एड्रेस करता है, और वो ये कहता है कि ये सारी चीज़ें छोड़ के आप भी अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, जो आप युद्ध के मैदान में मैले कुचैले पहन के आप चलते हो, और आपकी सोच लाइफ के प्रति बहुत नेगेटिव हो जाती है, सिंगल हो जाती है, तो आप सबको छोड़ के यू शुड जस्ट लीड टूवर्ड्स अ पीसफुल मोमेंट, और तब आप समझ पाओगे कि आपका उद्देश्य क्या है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। What I want should not be confused. ध्यान रहे, कभी एक बार बहुत पॉजिटिवली कहता है, ध्यान रहे कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो उससे आप कंफ्यूज न हों। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जो कहना चाहता हूँ उससे आप कंफ्यूज न हों। विद टोटल इनएक्टिविटी, इसमें मैं कह रहा हूँ कि आप एकदम से शिथिल मत हो जाइए कि ब्रेन एकदम ज़ीरो पे आ जाए। नो, उनके कहने का मतलब ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, लाइफ इज़ वॉट, जीवन वही है जो इसके बारे में है, क्योंकि ये जीवन बिना एक्टिविटी के जिया ही नहीं जा सकता। क्या ऐसा लगता है सांसें रोक लें, दिमाग एकदम से रोक लें, मन को एकदम से रोक लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लेखक इसके लिए नहीं कहता है कि आप एकदम शवासन की मुद्रा में चले जाओ एंड यू जस्ट गाइज फॉरगेट एवरीथिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन दिस वर्ल्ड। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए कॉमन ह्यूमन, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, फॉर नॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम। और यहाँ तो वो पहले ही इंस्ट्रक्ट कर चुका है काउंट 12, सो इट्स नॉट अ फ्यू सेकेंड्स मोमेंट। तो यही कहता है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। उसके कहने का मतलब ये नहीं कि आप मृत्यु के साथ हो जाओ, मतलब वो मृत्यु की तरफ इशारा नहीं करता है कि एकदम डेड बॉडी हो जाओ, एकदम डेड हो जाओ, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग में जब तक ब्रीदिंग चलेगी, पोएट जानता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ वहीं पे कहता है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं आपको इसे मृत्यु के साथ नहीं जोड़ना चाहता जिस शांति की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम एक सूत्रीय मस्तिष्क को केंद्रित करने वाले न होते, इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, एक चीज़ पे टिके रहने वाले न होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि हमारा जीवन लगातार चलता रहे चलता रहे चलता रहे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार ऐसा हो कि कुछ न करें। तो जैसे जीवन नहीं होता है, जब तक जिंदा रहते हैं चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, कभी सोचने का मौका नहीं मिलता, और अचानक जब मृत्यु आती है एक दिन, तो क्या होता है, सब कुछ रुक जाता है। ये उस तरीके की एक्टिविटी करने को नहीं कहता है, जीवन जीते हुए ही, मृत्यु के आने के पहले ही आप एक बार जरा सा शांति से बैठ जाएं और सोचें कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। एक स्टूडेंट जो लगातार पढ़े जा रहा है लगातार, उसने कहा मैंने 4 स्टोरीज़ पढ़ ली, मैंने 4 चैप्टर्स पढ़ लिए, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया। भाई रुक जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ,
और सोचो कि जो 4 चैप्टर्स पढ़े थे उससे आपने सीखा क्या। क्या आप अब खुद से पूछे गए सवालों का जवाब दे पा रहे हैं? ये टॉपिक आपको क्लियर है? क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं? तो जब तक आप रुकेंगे नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू identify yourself that how much you have